ओ भैया। हाँ बोल, जल्दी बोल। अरे क्या यार, मजाक बनाकर रख दिया। फिजिकल एजुकेशन में वीडियो कब आएगा? अरे यार अभी पबजी खेलने दे यार। आधा घंटा रोक नहीं सकता था क्या? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे तो वीडियो अपलोड कर दो, उसके बाद खेलते रहो जितना खेलना है। यार देख यार, मैं वैसे भी सोच रहा हूँ कि यार एक काम करते हैं, गेमिंग चैनल ओपन कर लेते हैं। वैसे भी स्टडी चैनल में कुछ नहीं रखा है। आज ही बदल लिया साला। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN के बारे में। ये चैप्टर बहुत तगड़ा होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आप लोग की प्रिपरेशन के लिए होगा। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला चैप्टर योगा एंड लाइफस्टाइल को नहीं देखे, टर्म 1 के पर्सपेक्टिव से नहीं, 2 के पर्सपेक्टिव से चल रहा है मेरे दोस्त, तो टर्म 2 ये पूरी की पूरी सीरीज है जिसको आप लोग देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने आप लोग के लिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग 2 स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस लेकर आया हूं। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी और साइड में भी आप लोग को शो हो रहा हूं। अगर आप लोग चाहो तो इस लाइव सेशन को देख सकते हो, या फिर अगर आप लोग बाद में देख रहे हो तो रिकॉर्डेड देख लेना। इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको MCQ के थ्रू मोल्ड करके पढ़ लेंगे, सो दैट आप लोग को मजा भी आ जाएगा। साथ ही साथ आप लोग के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे, जो इस एग्जामिनेशन के लिए आप लोग के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है, जाके आप लोग एनरोल कर लो। कोड यूज कर सकते हो ZAKI ZAKI, सो दैट आप लोग इनविटेशन कोड के थ्रू फ्रीली इसको एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत तगड़ा ये वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखना और हैवी सीरीज को सक्सेसफुल जरूर बनाना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 को, जो रहने वाला है फिजिकल एजुकेशन का, और उसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है डेडिकेटेड रहेगा दिव्यांग लोगों के लिए। तो हम लोग यार थोड़ा सा लिमिट करेंगे हमारी कॉमेडी स्टाइल को, बिकॉज यार हमको अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग इस ऐसे टॉपिक पे हम लोग यार कोई मजाक मस्ती बनाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज से सीखो और जितने भी यार स्पेशल नीड वाले लोग हैं, डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है, उनके साथ आप लोग अच्छे से यार बिहेव कर सको। क्योंकि हमारा मेन मोटो है कि आप लोग इस चैप्टर के साथ साथ कुछ सीख कर भी जाओ। जब भी आप लोग को कोई भी डिसेबल पर्सन मिले तो उनकी आप लोग इज्जत जरूर करो। सो इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे की तरफ, और आगे बढ़ने से पहले मुझे फॉलो अप जरूर कर लेना यार, बुरा लगता है भाई। आप कंजूसी मत दिखाओ, फटाक से जाओ इंस्टा पे फॉलो अप कर लो। आईडी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में आप लोग टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को आईडी मिल जाएगी। साथ में आप लोग मुझे अनअकैडमी में फॉलो अप कर सकते हो, जहां पे मैं ढेर सारी फ्री क्लास आप लोग के लिए लेता हूं। वहां की भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दी हुई, तो जल्दी जल्दी जाओ फॉलो शॉलो कर लो, जहां से आप लोग हमेशा अप टू डेट रह सको मेरे साथ। सो चलिए चेकआउट करते हैं कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग का जो कंटेंट है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कवर अप करने वाले, टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से रहेगा, तो परेशान बिल्कुल मत होना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर इनके टाइप्स देखेंगे, डिसेबिलिटी के, फिर डिसऑर्डर के टाइप्स देखेंगे। याद रखिएगा एग्जाम की जो मेन आप लोग की जो पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, वो यहां से ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। और ज्यादातर जो अगर मैं बात करूं डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में, तो डिसऑर्डर के ये जो टाइप्स है ना, ये काफी पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग को अच्छे से समझना है। और बेसिक से रहता है, ज्यादा आप लोग को नहीं आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ये सभी आप लोग को एक्सप्लेन करना रहता है उसमें। इसी के साथ साथ हम लोग डिसेबिलिटी के एटिकेट्स जानेंगे कि क्या क्या डिसेबिलिटी के एटिकेट्स है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे स्ट्रेटेजी टू मेक द फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड। हलवा टाइप का टॉपिक है ये, इसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग को मैं ये चीज समझाना चाहता हूँ यार, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कौन नहीं चाहता है कि यार वो फिजिकली फिट रहे। इसी के साथ साथ हर कोई चाहता है कि यार मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकूं या फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकूं। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। जितने भी यार दिव्यांग लोग या जितने भी यार ऐसे स्पेशल नीड या डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन रहते थे, उनको चांस नहीं दिया जाता था। लेकिन आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में हर किसी के पास राइट टू पार्टिसिपेशन है। तो जितने भी हमारे डिसेबल्ड पर्सन लोग हैं, उन लोग के पास भी राइट टू पार्टिसिपेशन है। वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पोर्ट्स में और साथ में अपने इंडिया का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे रिसेंटली पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें इंडिया में काफी सारे मेडल्स लेके आए थे। तो कमेंट बॉक्स में नाम बताया कि कौन कौन जीता था इंडिया से। तो चलिए देखते हैं हमारा मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी को हम लोग साइड बाय साइड समझने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज समझने की कोशिश करो, डिसेबिलिटी
डिसेबिलिटी यार एक किस्म से ऐसी प्रॉब्लम है जो हमेशा के लिए हो जाती है। अगर एक बार डिसेबिलिटी हो गई तो वो परमानेंट रहेगी, लेकिन डिसऑर्डर जो है वो टेम्परेरी है। टाइम टू टाइम डिसऑर्डर आप लोग को हो सकता है और वो ठीक भी हो सकता है। इसी के साथ साथ डिसेबिलिटी है क्या, तो डिसेबिलिटी एक किस्म का परमानेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाना आप लोग की बॉडी फंक्शनिंग का, जिस भी चीज पे आप लोग को डिसेबिलिटी हो चुकी है। अभी और अच्छे से समझेंगे, बेसिक समझने की कोशिश करो कि बॉडी फंक्शनिंग में रिस्ट्रिक्शन लग जाना हमेशा के लिए, वो कहलाता है डिसेबिलिटी। लेकिन डिसऑर्डर क्या है, डिसऑर्डर एक किस्म का डिस्ट्रप्शन लग जाना कुछ वक्त के लिए, जिससे कि आप लोग का मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो एक चीज समझने की कोशिश करना, जो डिसऑर्डर है वो एक्चुअल में डिसेबिलिटी का ही पार्ट है। देखो, डिसेबिलिटी के डिफरेंट टाइप के टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप था जिसका नाम था मेंटल डिसेबिलिटी, उसको हम लोग कहने लग गए डिसऑर्डर। तो आई होप यहां तक की चीजें समझ में आई। तो मेंटल डिसऑर्डर जो रहता है वो ना ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में फिर से हो सकता है। लेकिन डिसेबिलिटी जो है, कॉग्निटिव हो, इंटेलेक्चुअल हो, या फिर अगर वो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है तो ये परमानेंट रहती है और ये ठीक नहीं हो पाती है फिर। सो आई होप आप लोग को इस चीज के बारे में समझ में आ गया होगा। डिसेबिलिटी के जो टाइप्स है वो होते हैं कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिसेबिलिटी। जो डिसऑर्डर इसके काफी सारे टाइप होते हैं, ये होते हैं एडीएचडी, एसपीडी, एएसडी, ओसीडी, ओडीडी, ये डिफरेंट टाइप्स है। तो इनको हम लोग और डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं डिसेबिलिटी क्या होता है। तो डिसेबिलिटी क्या है, एक किस्म की फंक्शनल लिमिटेशंस लग जाती है या फिर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है जो भी आप लोग काम कर रहे हो उससे रिगार्डिंग। मतलब क्या कि जैसे यार समझो कि यार एक्सीडेंट की वजह से जो कंधा है वो वर्क करना बंद कर दिया, तो एक किस्म से आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ उठाना चाहते हो, तो आप लोग का शोल्डर वर्क करेगा, तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गया ना। तो इस टाइप का जो रिस्ट्रिक्शन या फिर लिमिटेशंस लग जा रहा है आपके डे टू डे लाइफ के रिगार्डिंग, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती तो वो आती है आप लोग की डिसेबिलिटी के अंदर। सो डिसेबिलिटी को अगर सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं तो इनएबिलिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एज डिसेबिलिटी। सो जिसको भी डिसेबिलिटी होगी वो अपने वर्क को एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। और याद रखिएगा डिसेबिलिटी परमानेंट होती है। साथ ही साथ जो डिसेबिलिटी या तो यार फिजिकल हो सकती है, कॉग्निटिव हो सकती है, इंटेलेक्चुअल हो सकती है। तो चलिए समझते हैं इनके आखिर टाइप्स क्या होते हैं। तो डिसेबिलिटी के लगभग 3 टाइप्स होते हैं, इनको हम लोग को देखना है। पहला है कॉग्निटिव, फिर इंटेलेक्चुअल, फिर है आप लोग का फिजिकल डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होती है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसका नाम है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में किसी भी इंडिविजुअल को अगर ये डिसेबिलिटी है तो यार उसको अगर आपको समझाओगे तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। अगर आप उससे कुछ पूछोगे तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ना वो बता पाएगा, ना समझ पाएगा। इस टाइप की एक प्रॉब्लम होती है जो आप लोगों ने तारे जमीन पर मूवी में देखे होंगे। उसमें जो ईशान अवस्थी रहता है उसको ये प्रॉब्लम रहती है। उससे जब भी टीचर कुछ पूछता है तो उसको नहीं बनता, कुछ समझाता है तो नहीं बनता है। इस टाइप का जो प्रॉब्लम आता है ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंदर आता है। तो जिस भी इंडिविजुअल को यार ये डिसेबिलिटी होगी, कहीं ना कहीं यार वो लिख अच्छे से नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है और ये किस्म की लिमिटेशंस उनको लग जाती है। तो अब आप लोग खुद समझोगे यार, क्या किसी को देख के आप लोग ये समझ सकते हो कि यार क्या उसको ये प्रॉब्लम है? बिकॉज ये तो आप लोग की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर टाइप है। तो एक्चुअल में ये कहलाती है इनविजिबल डिसेबिलिटी। मतलब किसी को देख के आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है। अगर आप उसको कुछ समझाने की कोशिश करोगे, उससे पूछने की कोशिश करोगे, उसको लिखने को, बोलने को या रीड करने को बोलोगे, तब जाके आप लोग को हो सकता है ये चीज प्रॉब्लम समझ में आ सकती है। तो एक किस्म से कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को आप याद रखना तारे जमीन पर मूवी वाले केस से, और ये एक इनविजिबल डिसेबिलिटी होती है। इसके 3 टाइप्स याद रख लेना, मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी और डायलेक्सिया। बस इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऐसी डिसेबिलिटी है, मतलब जिस भी इंडिविजुअल को डिसेबिलिटी होती है तो कहीं ना कहीं यार वो सोशली अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता, और साथ ही साथ उसके जितने भी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग्स है उस सभी में रिस्ट्रिक्शंस लग जाता है। क्या होते हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग्स? मतलब क्या, रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सभी चीजों में लिमिटेशंस लग जाता है। और आप लोग समझने की कोशिश करो, दैट मीन्स ये सोशल नहीं हो पा रहा है, लोगों से घुल मिल नहीं पा रहा है और डर के रह रहा है, तो पक्का ये एक टाइप का सोशल डिसेबिलिटी होगी। तो डेफिनेटली इसको कहा जाता है सोशल डिसेबिलिटी। तो पहले वाले को इनविजिबल कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? सोशल डिसेबिलिटी। लोगों के साथ सोशल नहीं हो पाते। और आप लोग देखना ये ज्यादातर छोटे बच्चों के अंदर दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप लोग किसी छोटे बच्चे को बोलोगे मिलो ये मामा जी से, तो वो मिलते नहीं है किसी से भाई, वो तो डर के रहते हैं और मिलना भी पसंद नहीं करते और जल्दी सोशल भी नहीं हो पाते हैं। तो ये ज्यादातर आप लोग को ना 18 की एज से पहले देखी जाती है इस टाइप की डिसेबिलिटी। नेक्स्ट आता है आप लोग का फिजिकल डिसेबिलिटी। नाम से समझ में आ रहा, मतलब कि यार फिजिकली किसी ना किसी बॉडी पार्ट के रिस्ट्रिक्शंस लग जाना, जिसकी वजह से आप लोग डे टू डे वर्क को आप लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो सकता है यार एक्सीडेंट की वजह से पैर टूट गए, हो सकता है यार एक्सीडेंट की वजह से पैर काम करना बंद कर गए, तो यार एक किस्म से रिस्ट्रिक्शन
लग गया, हाथ काम करना बंद कर गए इस वजह से रिस्ट्रिक्शन लग गया, कान से सुनाई नहीं दे पा रहा रिस्ट्रिक्शन लग गया, आंखों से नहीं दिखाई दे पा रहा रिस्ट्रिक्शन लग गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर आ जाती तो वो आती है आप लोग की फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर। और फिजिकल डिसेबिलिटी यार बाय बर्थ भी हो सकती है या फिर एक्सीडेंट वगैरह के होने की वजह से भी हो सकती है। एक बड़ा एग्जांपल इसका हम लोग देख सकते हुए पैरालिसिस। तो पैरालिसिस हो जाता है तो उसमें यार आप लोग देखते हो कंप्लीट फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाता है उस इंडिविजुअल को। और जितने भी लोग यार ऐसे बचपन में रहते जो पोलियो ड्रॉप नहीं ले पाते उनको भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है और वो बाय बर्थ रहती है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या क्या कॉजेज होते हैं डिसेबिलिटी के। तो एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिंपल आप लोगों से डिसेबिलिटी के बारे में पूछेगा, डिसेबिलिटी के टाइप्स पूछेगा और कॉजेज पूछेगा। तो ऐसा करके आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। या आपसे पूछ ले कि टाइप्स बताओ और साथ में उसके कॉजेज बताओ, तो 3 नंबर का पूछ लेगा। या फिर आप लोग को बोलेगा डिसेबिलिटी बताओ या उसके आप लोग के कॉजेज बताओ, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग को फ्रेमिंग आनी चाहिए। तो कॉजेज क्या है, कॉजेज क्या आपको पॉइंट याद रखना है, बाकी एक्सप्लेनेशन खुद से करके आना है। तो चलिए समझते हैं आखिर क्या होते हैं कॉजेज डिसेबिलिटी के। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्या क्या कॉजेज होते हैं डिसेबिलिटी के। तो डिसेबिलिटी के तो ढेर सारे कॉजेज होते हैं, तो उसमें से आप लोग को कुछ कुछ याद रखना है और उसको आप लोग एक्सप्लेन करके आ जाना अपने एग्जाम में, आप लोग को नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो कॉज होता है वो है जेनेटिक कॉज। अगर आपके एंसेस्टर में किसी को रहा तो आप लोग को भी हो सकता है। गरीबी की वजह से भी हो सकता है, गरीब लोग के पास इतने पैसे नहीं होते कि इतने कैपेबल नहीं होते कि अगर कोई उनको प्रॉब्लम हो जाए, डिसीज हो जाए तो उसको वो लोग ठीक करवा सके। तो कई बार क्या होता है डिसीज अगर सीवियर हो जाए तो आगे जाके वो डिसेबिलिटी में बन जाती है। इसी तरीके से आप लोग का है नेक्स्ट माल न्यूट्रिशन। यार कुपोषण की वजह से, यार सही तरीके का न्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं मिलने की वजह से बॉडी पार्ट के अंदर इस टाइप की डिसेबिलिटीज हो जाती है। इसी के साथ साथ यार एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, साथ ही साथ न्यूक्लियर अटैक की वजह से भी हो सकता है। आप सभी लोग जानते हो हिरोशिमा नागासाकी में जो बम फूटा था उसके बाद से जो आज भी बच्चे पैदा होते हैं वहां पे वो कहीं ना कहीं डिसेबल हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम रही तो भी डिसेबिलिटी हो सकती है, बीमारी की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा आप लोग को लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी हो सकते हैं। अब लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से कैसे कि यार वो कोई पहाड़ी वाले बाबा उनने कहे कि पैर टूट गया है तो एक काम करो फेयर एंड लवली लो, उसको घोल के दूध में पी लो, तो ठीक हो जाओगे। तो ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी आप लोग को इलॉजिकल चीजें नहीं करना है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है साइंटिफिक नॉलेज रखिए और जाइए डॉक्टर के पास और वो ठीक कर देंगे उस चीज को। अदरवाइज ऐसे कुछ झाड़ फूक की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और ये परमानेंट डैमेज दे सकता है। वोडका है दोस्तों, इस वजह से भी डिसेबिलिटीज हो जाती है। तो ये सभी के सभी थे डिसेबिलिटी के कॉजेज। आई होप आप लोग को बन गए होंगे और अच्छे से आप लोग एक्सप्रेस करके एग्जामिनेशन में आ जाओगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डिसऑर्डर। तो एक्चुअल में डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे मैंने अभी आप लोग को समझाया, डिसऑर्डर एक्चुअल में डिसेबिलिटी का ही पार्ट है, लेकिन इसको कहते हैं मेंटल डिसेबिलिटी। एक्चुअल में जो डिसऑर्डर ये टेम्परेरी होता है, डिसेबिलिटी परमानेंट होता है। यहाँ पे जो मेंटल इलनेस है ये टाइम के साथ ठीक भी हो सकती है और बाद में भी आ सकती है, ऐसा भी होता है। लेकिन हमें जो डिसऑर्डर पढ़ना है ये हमको CWSN के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, बच्चों के पर्सपेक्टिव से पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ा जा रहा है। तो हमको छोटे बच्चों के पर्सपेक्टिव से इसको देखना है। तो डिसऑर्डर में होता क्या है, एक किस्म से हिंड्रेंस क्रिएट होता है और इस वजह से आप लोग की फंक्शनिंग रुक जाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं तो डिसऑर्डर एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड होता है। इन सभी चीजों को आप लोग को ध्यान रखना है, इनके टाइप्स आप लोग से पूछे जा सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन यहां से 1 नंबर का ही बनेगा कि डिसऑर्डर क्या होता है, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन बन सकता है वो बनेगा यहां से टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर से। कई बार आप लोग से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यार डिफरेंशिएट करके दिखाओ डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बीच में और टाइप्स बताओ किसके, डिसऑर्डर के। या बोल दे कि यार डिसऑर्डर क्या है और बताओ टाइप्स डिसऑर्डर के। या फिर आप लोग से बोल दे कि डिसऑर्डर क्या है और बताओ कि OCD क्या है, SPD क्या है, ODD क्या है। तो इनमें से कुछ भी पूछे जा सकते हैं और आप लोग को बड़ा कंफ्यूज कर देगा ये चीज। याद रखिएगा इनके फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में थोड़ा बहुत आप लोग को नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से डिसऑर्डर है, सो दैट आप लोग एग्जाम में आराम से लिख के आ सको। हमें कोई बायोलॉजी का पेपर नहीं देना है, हमको बेसिक आइडिया होना चाहिए और हमको फिजिकल एजुकेशन की लैंग्वेज में पेपर को भर कर आना है। फिजिकल एजुकेशन टर्म 2 में आप लोग को क्वांटिटी के साथ क्वालिटी कंटेंट लिखना जरूरी है। जो ज्यादा लिखेगा, अच्छा लिखेगा, उसी को मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ADHD को। तो ये ADHD क्या है, तो ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें होता क्या है, तो चलो मैं आप लोग को एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। एक छोटा सा बच्चा है, नर्सरी है, KG 2 का है या KG 1 का है। स्टार्टिंग में छोटे बच्चे रहते हैं, वो पढ़ने नहीं जाना चाहते, स्कूल में नहीं जाना चाहते, मम्मी पापा मार मार के भेज रही है उनको, ना बेल्टों से मार मार के भेजा जा रहा है, लेकिन वो नहीं जाना चाह रहे। बहुत ज्यादा उनका बिहेवियर अलग ही चल रहा है। वो स्कूल अगर पहुंच भी गए तो वो क्लास में ध्यान नहीं देंगे, एक जगह ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे और अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, डिसऑर्डर होता है, वो ADHD का होता है। इसमें भी एक्चुअल में होता ही है कि जो भी इंडिविजुअल को ये प्रॉब्लम रिलेट कर रहा है वो ज्यादा देर तक के पे अटेंशन नहीं कर पाएगा, ज्यादा देर तक के बैठ
बैठ नहीं पाएगा, अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और ज्यादातर ये छोटे बच्चे और टीनेज के टाइम देखा जाता है, एडल्टहुड तक के ये आप लोग का धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, क्योंकि ये डिसऑर्डर के अंदर आता है। और डिसऑर्डर जो है वो एक किस्म से टेम्परेरी होता है। इसको हम लोग डायग्नोस भी कर सकते हैं अगर प्रॉपर मेडिकेशन के थ्रू कराया जाए तो। इसी तरीके से यार ये लड़कों के अंदर ज्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू लड़कियों के, और ज्यादातर ये अर्ली स्कूल एज टाइम पे ही देखा जाता है। तो ये होता है आप लोग का ADHD। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को याद नहीं रहता तो याद रखना, ADHD मतलब वो KG2 KG1 वाले बच्चों का टाइप का प्रॉब्लम, जिसमें वो ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते अपने बिहेवियर को, क्लास में ध्यान भी नहीं दे पाते, मतलब कि उनका अटेंशन नहीं रहता किसी एक जगह पे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो आती है किसी भी ब्रेन डिसऑर्डर रिलेटेड, वो है ADHD। नेक्स्ट है आप लोग का SPD मतलब कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब कि सेंसर रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंदर आएंगे। मतलब ये जिस भी इंडिविजुअल को ये प्रॉब्लम होगी, उसका जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं यार रिसीव नहीं कर पाएगा, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, और इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब जिस भी पर्सन को यार ये SPD रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ना, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और वो लोग ना एनवायरमेंट के साथ है ना अच्छे से घुल मिल नहीं पाते। आप लोगों ने देखे होंगे कई मूवीज ऐसी रहती है जिसमें कई छोटे बच्चों को ऐसा दिखाया जाता है कि वो लोग ट्रैफिक में जा रहे हैं, उनका कान पकड़ के वो रोने लग गए, बहुत ज्यादा उनको डिस्टर्ब फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके सेंसरी रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ब्रेन सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है उस चीज में। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। तो जो कॉमन प्रॉब्लम होता है साउंड वाला, उनको बहुत ज्यादा पेनफुल फील होता है, इस टाइप की चीजें उन लोग को होती है। इसी के साथ साथ अगर आप उनकी बॉडी को टच करोगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आपने उनकी बॉडी को मसल दी हो, इस टाइप का यार उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है SPD के अंदर। ये SPD पावर रेंजर नहीं है, SPD blue, SPD green, SPD yellow, SPD pink, हाँ ये कर लो पहले। SPD सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। सो नेक्स्ट आप लोग का आता है ASD। तो ASD को कहा जाता है ऑस्टियम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है कि यार जो भी इंडिविजुअल को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो कहीं ना कहीं यार लोगों के साथ सोशल नहीं हो पाता है। मतलब ये कि सोशली वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ना ही वो किसी के साथ इंटरेक्ट कर पाता। तो ऐसे टाइप का जो प्रॉब्लम आता है वो आता है ASD के अंदर। और अगर वो किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करता है तो यार वो एकदम रिपीटेटिव बातें करने लग जाता है। जैसे छोटे बच्चों से अगर आप लोग मिलो तो उसमें से देखना कई सारे छोटे बच्चे ऐसे रहते हैं, आप उनसे मिलने की कोशिश करोगे बहुत ज्यादा वो ना एकदम से शाय फील करेंगे, और वो ना आप उनसे कुछ पूछ रहे हो तो रिपीटेटिव बातें एक ही बात बार बार बताते जाएंगे। तो इस टाइप का प्रॉब्लम उनके साथ होता है, और ये बचपन में हर किसी के साथ होता है। तो ये इस टाइप का डिसऑर्डर आप लोग को शो होगा। याद रखिएगा स्पेक्ट्रम वर्ड यूज हुआ है। स्पेक्ट्रम मतलब कि वाइड रेंज। किस चीज का वाइड रेंज? तो ऑस्टियम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर इसके सिम्टम्स के और उसकी सीवियरिटी के वाइड रेंज प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई स्पेसिफिक सिम्टम इसके होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं जो आप लोग देखकर समझ सकते हो। सो आई होप आप लोग को ASD अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है आप लोग का ODD। तो ODD क्या है? ODD है आप लोग का अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। इसमें ना अपोजिशनल वर्ड से याद रखना, जिस भी बच्चे अगर ये फेस करते हैं ना कहीं वो हर चीज से अपोज करने वाले, मतलब तो जिस भी बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं यार वो बहुत ज्यादा गुस्सैल टाइप के होते हैं, हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा आर्ग्यू करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं जो भी उनके पेरेंट्स है उनको। तो इस टाइप का जो नेचर है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बच्चे बहुत शैतान है, बचपन में कुछ रहते हैं, तो एक्चुअल में उनको वो प्रॉब्लम है, तो वो ODD का प्रॉब्लम होता है। इसको ठीक किया जा सकता है प्रॉपर डायग्नोसिस के थ्रू, साथ ही साथ एक बेटर पॉजिटिव एनवायरमेंट बना के भी इसको ठीक किया जा सकता है। अदरवाइज जिस भी घर में यार ऐसे बच्चे रहते हैं उनके फैमिली मेंबर्स को यार इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका बिहेवियर हमेशा गुस्से में ही रहता है। सो जो नेक्स्ट है आप लोग का उसका नाम है OCD। तो OCD क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है? इसमें ना यार जो भी इंडिविजुअल या जो भी चाइल्ड को ये होता है कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डर कर रहता है। मतलब क्या कि उसको रिपीटेटिव अनवांटेड थॉट्स आते हैं, मतलब उसको लगता है कि सब उसके खिलाफ हो चुके हैं, सब उसको मारना चाहते हैं, उसको रेड कलर देख के डर लगेगा, उसको ये लगेगा कि हर कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, वो हमेशा रोने लग जाएगा, उसको ये लगेगा कि उसके हाथों में मिट्टी लग गई तो वो बहुत बार हाथ धोएगा, बहुत बार कि उसको ऐसा लगेगा कि कीटाणु उसको मार ना दे। इस टाइप के ऐसे अनवांटेड रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं इस डिसऑर्डर के अंदर। तो एक किस्म से यार OCD के अंदर ना बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो भी चाइल्ड को ये प्रॉब्लम फेस करता है। तो इसके अंदर एक किस्म से यार नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं और रिपीटेटिव अनवांटेड थॉट्स आते हैं। तो एक किस्म से ये प्रॉब्लम है, इसको याद रखिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सो ये थे आप लोग के पूरे डिसऑर्डर। एक बार मैं जल्दी से आप लोग को रिकैप करा देता हूं फटाफट। ADHD किस टाइप का प्रॉब्लम? याद रखना, वो छोटे बच्चे KG2 KG1 वाले ज्यादा देर बैठ नहीं पा रहे, भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर रहे। SPD की बात कर रहे तो सेंसरी रिलेटेड प्रॉब्लम वाला
ASD की जब भी बात करें तो यहाँ पे बच्चे सोशल नहीं हो पा रहे हैं। ODD की जब भी बात करें तो यहाँ बच्चे गुस्सैल है, इरिटेटिव है, हमेशा आर्ग्यू करते हैं। और OCD की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बच्चा हमेशा नेगेटिव थॉट्स अपने दिलो दिमाग में लाते रहेगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स ये सभी के सभी अंदर आते हैं। आप लोग को एग्जाम में पूछे जा सकता है कि ODD के बारे में बताओ, उसके कॉज के बारे में बताओ, या बोल देगा सारे के सारे टाइप बताओ, उनके कॉज बताओ। याद रखिएगा सारे के कॉजेज सेम ही निकलेंगे और इन कॉजेज को आप लोग को ध्यान रखना है। तो कॉजेज क्या है भाई? सबसे पहला होता है जेनेटिक कॉज, कि मतलब कि हो सकता है उनके एंसेस्टर को ये प्रॉब्लम रहा होगा, इस वजह से ये डिसऑर्डर आप लोग को भी हो गया या फिर किसी और को भी हो गया, या फिर फिजिकल फैक्टर की वजह से भी ये इशू आ सकता है। इसके अलावा सोशल फैक्टर की वजह से भी आ सकता है। सोसाइटी में इस तरीके से लोग रहते तो इस वजह से इस टाइप के इश्यूज क्रिएट हो पा रहे हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लो बर्थ वेट। देखो यार क्या होता है ना, कई बार जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका ना वेट स्टार्टिंग में बहुत कम रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर उनका वेट कम है तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि उनके बॉडी पार्ट जो है वो सही तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाए होंगे प्रॉपरली। इसका मतलब ये कि उनका ब्रेन भी अच्छे से इवॉल्व नहीं हो पाया होगा। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, याद रखिएगा जितने भी डिसऑर्डर है वो सभी के सभी मेंटल रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं अगर ब्रेन का अच्छे से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा तो उनको आगे जाके डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम होगी। सो आई होप आप लोग को ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट था, अभी तक के जो पढ़े यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो पढ़ने वाले वो आप लोग को थोड़ा बहुत आ सकता है और मेरे ख्याल से हर किसी को बन जाएगा। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है डिसेबिलिटी के एटिकेट्स। क्या होता है एटिकेट्स? मतलब क्या कि किसी भी पर्सन के साथ आप लोग किस तरीके से बिहेव करते हो एक प्रॉपर वे में, या हम लोग कह सकते हैं एटिकेट्स एक किस्म की गाइडलाइंस है हर चीजों में। जैसे यार हमारे घर में एक एटिकेट्स होते हैं कि हमेशा खाना हम लोग हाथ धो के खाएंगे, नहीं खाएंगे तो हम लोग को लाफे पड़ेंगे फिर। बात तो सही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एटिकेट्स ये भी होते हैं कि जब भी बाहर से आए तो शूज वगैरह बाहर उतारे, है ना, और अंदर ना लेके आए वरना फिर से लाफे पड़ते हैं। तुम्हारा कुछ पूछा मैंने कुछ। तो इस टाइप की जो चीजें होती है वो एटिकेट्स के अंदर आती है जो आपको बचपन से सिखाए जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसेबिलिटी एटिकेट्स। मतलब क्या कि जब भी आप लोग किसी भी डिसेबल्ड पर्सन के साथ मिलो तो किस तरीके से आप लोग उनके साथ व्यवहार कर सको, बिहेव कर सको, उनको अपने जैसा बता सको। क्योंकि यार उन लोग को ऐसा लगता है कि यार दुनिया के लोग जो है वो कहीं ना कहीं एक गलत नजर से हमको देखते हैं, वो बेसहारा समझते हैं हमको। लेकिन अगर आप लोग को डिसेबिलिटी एटिकेट्स मालूम है तो वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। उनको ये लगेगा कि आप भी उनको हर किसी की तरह, नॉर्मल पर्सन की तरह उनको ट्रीट करते हो। तो याद रखिएगा डिसेबिलिटी के काफी सारे एटिकेट्स होते हैं और मेरे ख्याल से आप लोग खुद से भी जानते होंगे, बट मैं फिर भी अपने तरफ से बता देता हूं कि डिसेबिलिटी के एटिकेट्स क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला डिसेबिलिटी का एटिकेट होता है वो ये है कि जब भी किसी भी डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन से मिलो तो कभी भी उनके पास्ट के बारे में मत पूछो। देखो यार, एक तो यार वो इतने दिनों से उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और वो अपने आप को उस चीज से निकालने की कोशिश की और आप आके बार बार पूछ रहे हो कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कैसे हो गया आपके साथ, पहले तो आप अच्छे थे, अब कैसे रह रहे होंगे, ऐसे बोल के उनका आप मोरल डाउन कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को नहीं करना है। उनके पास्ट के बारे में आप लोग को बिल्कुल नहीं पूछना है। जब भी आप लोग किसी भी ब्लाइंड पर्सन से मिलने की कोशिश करते हो तो आप लोग हमेशा अपने आप को उनके सामने इंट्रोड्यूस करवाओ बोल के कि अंकल मैं ये हूं, आपको वहां मिला था, याद करिए मैं इसका रिलेटिव हूं, इसका रिश्तेदार हूं, इसका बेटा हूं, ये हूं, सो दैट आप लोग को वो समझ पाए कि आप कौन हो। इसी के साथ साथ जब भी आप लोग किसी भी ऐसे पर्सन से मिलते हो जिसको सुनाई नहीं देता तो आप लोग उस टाइम पे अपने शोल्डर्स को वेव करके या फिर हाथों के फंक्शन से ऐसा आगे पीछे कुछ भी करके आप लोग उनको समझाने की कोशिश करो सो दैट उनको ये चीज समझ में आ सके जो भी आप लोग समझा रहे हो। अब मैं जानता हूं यार मैक्सिमम लोग को नहीं आता यार, लेकिन एटलीस्ट आप लोग कहीं ना कहीं उनको गाइड तो कर पाओगे। इसी तरीके से जब भी किसी भी ब्लाइंड पर्सन से बात करने के बाद आप जाना चाहते हो तो हमेशा उनको बोल कर जाओ कि मैं जाना चाहता हूं। सोचो आप उनसे बात करते करते निकल गए कहीं और वो सोच रहे कि आप उनसे बात ही कर रहे हो, तो बाद में वो देखेंगे यार यहाँ तो कोई है नहीं, तो कितना बुरा लगेगा उनको। तो इसलिए तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। अब नेक्स्ट चीज ये है कि जब भी आप लोग किसी भी डिसेबल पर्सन से मिलो तो आप लोग यार हमेशा गौर करना है कि वो डिसेबल पर्सन के साथ आप हैंडशेक कर सकते हो। अगर पॉसिबल है तो हैंडशेक करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ आप लोग एक चीज याद रखना कि ऐसा कोई पर्सन है जो डिसेबल्ड है, जिसको बोलने में थोड़ा तकलीफ होता है, वो रुक रुक के बोलता है या फिर वो काफी टाइम लेके बोलने की कोशिश करता है, तो हमेशा उसके कॉन्वर्सेशन के टाइम में आप उनकी सुनने की कोशिश करो, ना कि उनकी सेंटेंस को कंप्लीट करने की। सो दैट इससे होगा क्या कि उनको भी लगेगा कि नहीं यार कोई अपना जैसा है। और यार जिस भी डिसेबल पर्सन से मिलो हमेशा उनकी सुनो, आप लिसनर बनो और उनको बोलने दो। क्योंकि यार कई बार क्या होता है कि कई सारे लोग है ना डिसेबल लोगों से मिलना पसंद नहीं करते और वो बेचारे ना उनके मन के अंदर बहुत सारी बातें रहती है। आप लोग जानते हो हम सभी इंसान है और इंसानों को कहीं ना कहीं यार बातें करना बहुत पसंद है और उनके साथ यार बात कोई नहीं कर रहा। अगर आप उनके साथ कंफर्टेबल फील कराते हो तो आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। अगर आपसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं सो दैट उस टाइम पे आप लोग सुनने की कोशिश करें। उनके जो दिल में जो एक बर्डन है वो कहीं ना कहीं बातों के जरिए वो धीरे धीरे करके निकलेगा और उनको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये सभी के सभी है डिसेबिलिटी के एटिकेट्स। आई होप आप सभी लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई बहुत टफ नहीं थे ये सभी के सभी। सो जो नेक्स्ट टॉपिक इसका नाम है स्ट्रेटेजी टू मेक द फिजिकल एक्टिविटीज एसेसिबल फॉर CWSN। तो चलिए समझते हैं इसमें। सबसे पहले चीज आता है मेडिकल चेकअप। यार अगर आप लोग मेडिकल चेकअप इनका प्रॉपरली कराते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग इनको सही तरीके से चेकआउट कर सकते हो कि इनकी प्रोग्रेस कितनी अच्छी हो रही है, क्या ये फिजिकल एक्टिविटीज
के जरिए ये धीरे धीरे सही हो सकते हैं कि नहीं। जो भी इनका प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग आप लोग यार इनको एक्सरसाइजेस करवा सकते हो, सो दैट ये कहीं ना कहीं इस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर सके। इसके अलावा आप लोग एक्टिविटी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट वाली चीजें करवा सकते हो। जिस भी चीज में उनको इंटरेस्ट है वाली एक्टिविटीज आप लोग करवा सकते हो, सो दैट कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू वो लोग अपने आप को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर सके। इसके अलावा आप लोग डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज को फॉलो अप करवा सकते हो उनके लिए, क्योंकि देखो हम तो एक नॉर्मल इंसान है, जो भी हम लोग के लिए फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाएगी वो हमारे लिए अकॉर्डिंग अलग रहेगा। लेकिन कोई एक अलग प्रॉब्लम है किसी को या डिफरेंशियली एबल्ड है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रेटेजी प्लान करो, जिसके थ्रू यार फिजिकल एक्टिविटीज में वो लोग अपने आप को और ज्यादा बेटर बना सके। साथ ही साथ आप लोग को जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे डिफरेंट डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन के लिए, कहीं ना कहीं उनको फिजिकली फिट रखने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज कराने के लिए आप लोग को रूल्स को मॉडिफाई करके रखना पड़ेगा। क्योंकि यार हो सकता है कोई इंडिविजुअल एक था जो डिफरेंशियली एबल्ड है, कोई दूसरा है तो उसके लिए अलग, उसको इस वजह से दोनों के लिए डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। और साथ ही साथ स्पेसिफिक एनवायरमेंट भी बहुत जरूरी है। ये देखो एक चीज समझो, फैमिली का सपोर्ट रहेगा ना तो वो इंसान जो यार डिसेबल्ड है वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी हिम्मत लगा के सब कुछ कर सकता है, वो अपने आप को फिजिकली फिट भी कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका फैमिली का सपोर्ट है तो आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ये चीज याद रखना। तो यार उनके साथ भी सेम यही कंडीशन है। सो आई होप आप लोग को ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और तो कहीं ना कहीं यार आप लोग की टर्म 2 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से, और आई होप ये लेसन आप लोग को अच्छा लगा। हो सके तो यार अपने फ्रेंड्स तक के शेयर करने की कोशिश करें। टर्म 1 में जैसे आप लोगों ने हैवी सीरीज को यार बहुत ज्यादा प्यार सपोर्ट दिए थे, वैसे ही सेम टू सेम हमको यहाँ पे भी देना है। हमारे फाइनल एग्जामिनेशन से पहले हमारे चैनल में 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये आप लोग की तरफ से मेरे को सपोर्ट रहेगा, तो ये मेरा सपोर्ट मैं जो सोच रहा हूं आप लोग प्लीज उस चीज को अचीव जरूर करवा देना। साथ ही साथ आप लोग टर्म 2 की प्रिपरेशन तगड़े वे में कर सकते हैं घर बैठे, जहां पे आप लोग यार देखो एक चीज समझो, तो एक चीज आप लोग समझने की कोशिश करो। टर्म 2 एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं यार आप लोग का रिटन एग्जामिनेशन है। क्वेश्चंस आप लोग को कहीं ना कहीं कुछ प्रिडिक्टेड रहेंगे कि जो रिपीटेटिव आज तक आए हैं प्रीवियस ईयर में, उसके आप लोग प्रैक्टिस करना चालू करो। तो हो सके तो आप लोग मार्केट से कोई एक अच्छी बुक ले लो जिसके थ्रू आप लोग यार सब्जेक्ट वाइज अच्छी प्रिपरेशन करना चालू करो। सो मैं मेरी तरफ से आप लोग को रिकमेंड करना चाहता हूं ओसवाल गुरुकुल के ये पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक, जो कि डिजाइन किए गए हैं टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से। तो सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, जिसमें आप लोग को बोर्ड्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, सभी के सभी इंक्लूडेड है और विद आंसर है, और चैप्टर वाइज दिए हुए थे। एक अच्छा ऑप्शन आप लोग के लिए रहेगा। इस बुक को आप लोग ले सकते हो सब्जेक्ट वाइज। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तगड़ी बुक है भाई, यहाँ पे आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे, और इसके आंसर अगर आप लोग को चाहिए तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे ये इसको फॉलो अप कर सकते हो, और इसके सारे के सारे आंसर डिटेल में भी आप लोग को मिल जाएंगे। तो एक तगड़ी बुक है, इसको आप लोग चाहो तो अमेजोन के थ्रू परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप लोग इसको चेकआउट कर लेना, या फिर अगर आप लोग चाहते हो ऑफलाइन मार्केट से लेना तो वहां से ले सकते हो, या फिर अगर आप लोगों ने पहले से कोई ले चुके हो तो उसको आप लोग फॉलो अप करो और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करो। सो आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अपने चैनल को। साथ ही साथ आप लोग मुझे अनअकैडमी में फॉलो अप कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग के लिए ढेर सारी फ्री क्लासेस लेता रहता हूँ, जो आप लोग के लिए लाइव सेशंस होते हैं, बहुत मजा आता है वहां पे भी। साथ में आप लोग मेरे सोशल हैंडल इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो अप कर सकते हो। टेलीग्राम के ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मैं दे दूंगा। तो चलिए आई होप ये लेसन को कंप्लीट करते हैं। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सकते रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान। बाय बाय।